तो हम अपने सीटेट की प्रिपरेशन करेंगे जो जुलाई में होने वाला है, यानी कि 2026 का जो सीटेट था जिसका अभी रिजल्ट आ गया है। एंड जिनका भी सीटेट इस बार क्लियर हो गया है उनको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट सीटेट जुलाई में होने वाला है। जिनका भी सीटेट नहीं हुआ है या जो पहली बार देने वाले हैं, जिनका कुछ नंबर से रह गया है, आप लोग कोशिश करिए कि जुलाई में सीटेट होने वाला है। 2 से 3 महीने आपके पास अवेलेबल हैं। आप डीपली नॉलेज लो, आप एकदम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखो एंड अच्छी प्रिपरेशंस करो ताकि 2026 में आपका सीटेट कंप्लीट हो जाए। वो फरवरी में हुआ कोई दिक्कत नहीं है, 2 महीने बाद फिर से सीटेट है। आप एक अच्छी प्रिपरेशन, एक अच्छी स्ट्रैटेजी लगाइए और मॉक टेस्ट करिए, प्रैक्टिस करिए। अगर आपने इस बार पेपर दिया होगा तो आपने देखा होगा कि जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिनके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, सिर्फ लास्ट के मैराथन्स देखे हैं और बहुत सारी चीजें, मतलब लास्ट में दो वीडियोस देख लिए, एक वीडियोस देख के चले गए, आपने देखा होगा कि इस बार वैसे लोगों का सीटेट सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए, जुलाई में जो सीटेट होने वाला है उसमें आप सेलेक्ट हो जाओ, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट है ये लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। तो अगर आप चाहते हो, क्योंकि देखिए सीटेट बहुत बड़ा एग्जाम तो नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि बहुत मुश्किलें नहीं होगा, बट आप समझने की कोशिश करिए। अगर आप सीटेट ही नहीं दे रहे हो, अगर आपने सीटेट का ही क्राइटेरिया पास नहीं किया तो आप तो एलिजिबल ही नहीं रहोगे आगे टीचर बनने के लिए। आप कहीं ना कहीं DSSB दोगे, केंद्रीय विद्यालय दोगे, या फिर जो भी आपके जो स्टेट में एग्जाम्स होते हैं, लाइक जैसे TRE हो गया, UP टेट हो गया, झारखंड टेट हो गया, आपको वहां भी 6 to 8 के टीचर बनने के लिए सीटेट तो क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो सीटेट बहुत हार्ड नहीं है, आप कुछ प्रैक्टिस के साथ डेली क्वेश्चंस करिए, कुछ मैं जो बता रही हूँ उसे फॉलो कर लीजिए, एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करिए एंड आप बहुत इजीली सीटेट ही नहीं, गवर्नमेंट टीचर बनने का जो आपका सपना है वो भी पूरा हो सकता है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ एक चीज की, एक दिन में कुछ नहीं होता, बट स्टिल आप अगर डेली प्रिपरेशन करते हो ना, डेली पढ़ाई करते हो, डेली इन्वेस्ट करते हो, तो एक ना एक दिन जरूर हो जाता है। और इस साल अगर आप चाहते हैं कि आपका इस बार सीटेट में सिलेक्शन हो जाए तो बस कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली अपडेट्स के साथ जुड़े रहिए। मैं आपको डेली CDP की जो क्लासेस हैं वो लर्निंग बेसिस पर हो या फिर डेवलपमेंट बेसिस पर हो, इंक्लूसिव एजुकेशन बेसिस पर हो या फिर NEP पर हो, मतलब जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आने वाले हैं, जो इस बार पूछे गए थे, जो ऑप्शंस निकल के आते हैं, उनसे भी क्वेश्चंस बना के मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो कहते हैं ना कि अगर आपको तैयारी करनी है तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड अच्छी प्रिपरेशंस करिए। एंड ये वीडियो, ये चैनल उनको भी सजेस्ट करिए जो इस बार सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जिनका भी कुछ नंबरों से इस बार सीटेट रह गया है। तो ज्यादा पैनिक नहीं करना है, ज्यादा सैड नहीं होना है, कोई बात नहीं, सीटेट कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, पर अगर आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ नहीं पढ़ते हो तो यही एग्जाम आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। बस मैं इतना कह रही हूँ, समझने वाले बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए सबसे पहले देखिए, अभी पता है 2 महीने टाइम है सीटेट होने में, तो हम क्या कर रहे हैं ना कि अभी हम कॉन्सेप्ट को सही कर रहे हैं, यानी कि आप जो आपको थोड़ा बहुत समझ हो तभी आप क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे। तो जो मेजर टॉपिक्स है, लाइक जैसे लर्निंग है, डेवलपमेंट्स है, NEP है, या फिर कोहलवर्ग, वाइगोस्की, थॉर्नडाइक, ब्रूनर, ये सब है, इनको एक बार अच्छे से पढ़िए एंड देन हम अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो हम इस चीज को फॉलो करते हुए अपने क्लासेस की शुरुआत करते हैं। आई होप आप इसके साथ जुड़े रहेंगे। हम यहाँ पे समझते हैं, देखिए 1 से 5 तक का जो क्वेश्चंस होगा वो आपका लर्निंग एंड डेवलपमेंट बेसिस पर होगा। अब यहाँ पे लर्निंग से क्या पर्पस निकल कर आता है, देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आप यहाँ पे चीजों को देखिए, पढ़िए एंड फिर उसका आंसर करिए। एक शिक्षक देखता है कि कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, एक शिक्षक ऐसा है जो ये देख रहा है कि बच्चे जल्दी सीखते हैं और कुछ धीरे धीरे सीखते हैं। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, आप मुझे बताइए। कि कुछ ऐसे क्लास में बच्चे हैं कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जल्दी सीख लेते हैं, यानी कि उनको सिखाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। हर क्लास में ऐसा होता है। अगर आप शिक्षक बनने वाले हैं या फिर अगर आपने कभी देखा भी होगा, क्लास में पढ़ा भी रहे होंगे, तो आप देखोगे कि क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होंगे ना कि जैसे ही आपने बोर्ड पर टॉपिक लिखा वैसे ही उनको अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हो तो उनको समझ आ जाता है। बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको समझ नहीं आता, तो आप क्या करते हो, इसका मुख्य कारण क्या है, यानी कि इसका प्रॉपर कारण क्या हो सकता है। क्या ये टीचर की टीचिंग मेथड्स में प्रॉब्लम्स है? नहीं, टीचर के टीचिंग मेथड्स में यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। इसे देखिए, अगर आप
का ये एग्जाम में क्वेश्चंस बन के आ जाए तो मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे जो है ना, मैक्सिमम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि टीचर की टीचिंग मेथड्स में अंतर है। मैं कह रही हूँ नहीं, इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये क्या कह रहा है, यहाँ पे बच्चे के इंडिविजुअली डिफरेंसेस की बात कर रहा है। सेम इन्वायरमेंट होते हुए भी एंड सेम सिलेबस होते हुए भी अगर बच्चा नहीं सीख रहा है तो हाँ, बहुत जगह आंसर ऐसा बन जाता है कि आपको टीचिंग मेथड्स को चेंज करना है, बट यहाँ पे वो उसके डिफरेंसेस हैं, यानी कि वो उसकी इंडिविजुअल चीजें हैं। लाइक जैसे कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा बहुत धीरे धीरे सीखता है, सही है। आप समझो इस बात को कि कोई बच्चा अगर ऐसा है क्लास में, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, साइंस सब अच्छे हैं, क्लियर। कोई ऐसा बच्चा है जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत अच्छा गाता होगा, कोई ऐसा बच्चा है ना वो बहुत अच्छा क्रिएटिविटी करके दिखाता होगा, आर्ट बना के दिखाता होगा, ड्राइंग करके दिखाता होगा। यानी ये क्या है, ये इसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, इनके अंदर ये क्षमताएं हैं। किसी को भी हम किसी एक क्राइटेरिया के बेसिस पर जज नहीं करेंगे। और ये सारे के सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है अगर आपको इस बार सीटेट क्लियर करना है तो। यूपी में यूपी टेट भी होने वाला है, तो जो लोग यूपी टेट भी देना चाहते हैं उनके लिए भी ये सारी की सारी क्लासेस जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि सीडीपी वहां भी पूछा जाएगा। बस फर्क इतना ही है कि मैं थंबनेल में सीटेट की जगह सीटेट की जगह यूपी टेट लगा दूं। मैं हमेशा कह रही हूँ कि चैनल पर जब भी आपके लिए कोई वीडियो प्रोवाइड की जा रही है तो आप उसको देखिए, वो आप ही के लिए है, क्लियर। इसका आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि हर बच्चे की लर्निंग स्पीड अलग होती है, हर बच्चा अपने अंदर एक अलग स्किल के साथ रहता है, हर बच्चे के अंदर अलग क्वालिटी है, उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। इसका मतलब ये नहीं है, जैसे कि आप समझिए कि हमारा देश क्या है, हमारा भारत जो है वो विविधताओं का देश है। लाइक है ना, हम कहते हैं ना कि हमारे देश की भाषाओं में अंतर है, बोलचाल में अंतर है, पहनने में अंतर है, खाने पीने में अंतर है। इसका मतलब क्या है, भारत विविधताओं का देश है, इसके बावजूद भी हम भारतीय हैं और हम सब एक हैं, यानी कि हम अनेकता में भी एकता रखने वाले हैं। बस वैसे ही आपको अपना क्लासरूम रखना है। कोई बच्चा चाहे जिस लैंग्वेज से आता हो, जिस मेथड से सीख रहा हो, जिस मतलब सराउंडिंग से आ रहा है, चाहे जैसे भी है, जब वो आपकी क्लासेस में आता है, जब आपके क्लास में आ रहा है तो आप उसके व्यक्तिगत विघ्नताओं का ध्यान रखेंगे एंड उसको पढ़ाओगे। जैसे कि हमारे देश में अगर आप एसएसटी पढ़ते हो और आपको पता है अगर आप एसएसटी पढ़ा रहे हैं, उसमें अगर आप पॉलिटी पढ़ा रहे हैं क्लास के बच्चों को, तो अगर आप उनको लोकतंत्र पढ़ाते हो, क्लियर, अगर आप लोकतंत्र उनको पढ़ा रहे हो, अगर आप उनको डेमोक्रेसी पढ़ा रहे हो, तो आपका पहला ही होता है कि भारत जो है वो विविधताओं का देश है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए यहाँ पे है कि डेवलपमेंट का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। डेवलपमेंट का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। अब ये कौन सा होगा, आप मुझे इसका आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा पढ़े लर्निंग का सही अर्थ क्या है। लर्निंग का सही अर्थ क्या है, लर्निंग का सही अर्थ क्या हो जाएगा। केवल रटना क्या लर्निंग का अर्थ है, नहीं, केवल रटना लर्निंग का अर्थ नहीं है। बिहेवियर में स्थायी परिवर्तन, बिहेवियर में स्थायी परिवर्तन का मतलब क्या है। बिहेवियर में स्थायी परिवर्तन ही लर्निंग का सही मीनिंग है केवल, यानी कि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए तो क्या है, लर्निंग का सही मतलब हो जाएगा परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस के साथ, यानी कि जो आपके एक्सपीरियंस में, आपके जो बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं वो परमानेंट हो रहा हो, तो ये क्या है, ये लर्निंग का मोटो है, लर्निंग का पर्सपेक्टिव है। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष का बच्चा किस स्टेज में होता है। अगर आप
क्लास बताइए। अगर आपको पता है कि प्याजे महोदय हर एग्जाम के फेवरेट हैं और ये आएंगे ही आएंगे, तो प्याजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष का बच्चा जो है वो किस स्टेज में होता है? क्या वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, या फिर फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में है, या फिर सेंसरी मोटर स्टेज में है? तो 7 से 11 वर्ष का बच्चा हमेशा लॉजिकल थिंकिंग इसमें डेवलप हो रही होगी, तो ये क्या होगा? ये कॉन्क्रीट सब्जेक्ट के साथ पढ़ेगा, यानी कि इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या अंतर है? आप मुझे बताइए, क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेम है? सेम है? नहीं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेम नहीं है। ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है, मतलब आप उसको काउंट कर सकते हो ग्रोथ को, बट जो डेवलपमेंट होता है ना वो क्वालिटी टाइप का है। मतलब लाइक समझिए, जैसे कोई बच्चा है, अब वो 10 साल का हो रहा है, तो आप क्या करोगे? आपने मेजरमेंट कर लिया ना, आपने बता दिया कि ये बच्चा 10 साल का है, ठीक है, इस बच्चे की जो वेट है इसका, ये 25 केजी है, क्लियर, इसकी हाइट का लेंथ इतना है। मतलब आप क्या कर रहे हो? आप उसको काउंट कर पा रहे हो, आप उसको गिन पा रहे हो, मेजर कर पा रहे हो, ये क्या हो जाता है? ये हमारा ग्रोथ है। पर आप मुझे बताइए कि किसी का विकास हुआ है, आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? क्या आप उसका मेजरमेंट कर दोगे कि वो इतना विकसित हुआ है? क्या आप उसका मेजरमेंट कर दोगे? नहीं। आपके पास कोई क्राइटेरिया है जिसमें आप उसको नाप दोगे? नहीं। इसलिए वृद्धि एंड विकास में अंतर होता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? अब हम देखेंगे यहाँ पे, अब थ्योरीज एंड इंटेलिजेंस की बातें करते हैं। आप यहाँ पे जो मैप दिया गया है, देखिए, जो हमारा नया एजुकेशन पॉलिसी है हमें इसी चीज पर काम करने को कहता है। क्या मतलब इसका? मल्टीपल इंटेलिजेंस। हम बच्चे के अंदर मल्टीपल स्किल्स डेवलप करेंगे, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करेंगे। उसे जब बच्चा 5 क्लास तक का है, लाइक जब वो अपने स्टार्टिंग की एजुकेशन में है, तो हम उसे मदर टंग में पढ़ाएंगे। क्लियर? हार्वर्ड गार्डनर ने किस थ्योरी को दिया था? अब मुझे बताइए कि हार्वर्ड गार्डनर महोदय के अनुसार कौन सा थ्योरी है जो वो देते हैं? तो हार्वर्ड गार्डनर हमेशा मल्टीपल इंटेलिजेंस पर काम करते हैं। आईक्यू थ्योरी, बिहेवियरिज्म एंड कंडक्टिज्म नहीं, ये हमेशा बात करेंगे बी ऑप्शन, यानी कि ये हमेशा मल्टीपल इंटेलिजेंस पर बात करें। मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब हो गया कि उसकी, देखिए, मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब यहाँ पे हो जाएगा लॉजिकल, मैथमेटिक, म्यूजिक सीखना, लाइक उसे इंटरनली एक्सटर्नली मोटिवेट करना, उसे अलग अलग तरह के स्किल्स सिखाना, स्मार्ट क्लासरूम बनाना, ये सारी की सारी चीजें मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंदर आ जाएंगी। आईक्यू क्या है? आईक्यू का क्या यहाँ पे फॉर्मूला हो सकता है? ये तो आपको याद कर लो, मैं तो कहती हूँ आप लोग याद कर लीजिए। क्लियर? इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बात करें, अगला कहता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ क्या हो सकता है? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होगा? केवल पढ़ना नहीं। आप बच्चे को सिर्फ पढ़ा दोगे, सिर्फ रट के क्लास में चले जाना सही नहीं है। समझाना और उसका मीनिंग करना, यस बिल्कुल, यूजफुल लर्निंग एंड इफेक्टिव लर्निंग यही कहता है। हाई आईक्यू होना नहीं, मेमोरी स्ट्रांग करना नहीं। हम मेमोरी स्ट्रांग नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि इमोशंस को समझना और मैनेज करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा। इंटेलिजेंस किससे प्रभावित होता है? किससे प्रभावित होगा? केवल हेरिडिटी से, केवल एनवायरमेंट से नहीं। अगर आप मेरे क्लासेस को डेली बेसिस पर फॉलो करते हैं एंड अगर आपने इसे सब्सक्राइब करके रखा होगा और अगर क्लासेस देखते होंगे, तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आंसर टिक करिए, केवल दिखे उसे कट कर देना है, किंतु देखे नहीं, परंतु दिखे वो भी नहीं। बच्चे को दंड देना, प्रताड़ित करना, कोई भी चीज वो टीचर सेंटर्ड हो, बुक सेंटर्ड हो, स्कूल सेंटर्ड हो, ये सारी की सारी चीजें गलत हैं, ये सारी की सारी चीजें नकारात्मक हैं। और अगर हम इसका आंसर करते हैं तो हम अपना क्वेश्चन गलत कर देंगे। हम यहाँ पे दोनों की बात करते हैं। कोई बच्चा, आप सोचो ना, कि आप सोचिए, अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझे तो कैसे सिर्फ बच्चे की हेरिडिटी में है कि वो बहुत अच्छा दौड़ सकता है, पर हमने उसे ऐसा इन्वायरमेंट दे दिया, उसे कभी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान नहीं दिया, हमने उसे कभी प्रेरित ही नहीं किया, हमने उस तरह से उसका खान पान ही नहीं रखा, तो क्या वो बच्चा दौड़ लेगा? नहीं दौड़ेगा। और केवल इन्वायरमेंट दे दे हम, आप मुझे बताइए कि कोई बच्चा, उसके अंदर हेरिडिटी नहीं है, उसके अंदर जीन्स नहीं है उस चीज को करने की, और हमने उसे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दे दिया, तो क्या वो बच्चा उस चीज को कर लेगा? नहीं।
ग्रोथ के लिए, इंटेलिजेंस के लिए हमेशा हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट मेजर करता है। तो यहाँ पे हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट है, दोनों हमें चाहिए, दोनों होगा तभी बच्चे का विकास हो सकता है। किसी एक चीज पर हम बच्चे का पूरी तरह से विकास नहीं कर सकते हैं। बच्चे का विकास करने के लिए हमें उसके बौद्धिक क्षमता, उसके मानसिक क्षमता, उसके शारीरिक क्षमता, उसके सारी के सारी क्षमताओं को बढ़ाना पड़ता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए कि गिफ्टेड चाइल्ड एक गुण है। गिफ्टेड चाइल्ड आप किसे कहोगे? कौन सा बच्चा गिफ्टेड चाइल्ड होगा? क्या जिसका स्लो लर्नर, हाई लर्नर, लो आईक्यू या वीक मेमोरी? यहाँ पे जो हाई लर्नर बच्चे होते हैं ना, यानी कि जो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, जो उन्हें हम गॉड गिफ्टेड कहते हैं। क्लियर? जैसे आपकी क्लास में भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको बहुत ज्यादा समझाना नहीं पड़ता होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गॉड गिफ्टेड है तो वो उन्हें बहुत अच्छे से समझ आता है। इसका मतलब ये है कि वो घर पे पढ़ते हैं, वो डेली बेसिस पर रिविजन करते हैं, मॉक टेस्ट देखते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं, एंड उनको घर पे एक अच्छी खासी गाइडेंस भी मिलती है। मैं हमेशा क्लासेस में भी कहती हूँ, टीचर्स से भी कहती हूँ, या जो पेरेंट्स होते हैं उनसे भी कहती हूँ कि प्लीज देखिए, टीचर का काम है पढ़ाना, आपके बच्चे को गाइड करना, आपके बच्चे को एक सही मार्ग पर ले जाना, पर आप घर पे पेरेंट्स हैं, आपको भी अपने बच्चे पर ध्यान देना होगा। आपको देखना होगा कि बच्चा घर आने के बाद क्या करता है, उसका कैसा शेड्यूल होता है, उसको किस तरह के लोगों के साथ रखा जा रहा है, क्या बातें की जा रही, उसका एनवायरमेंट कैसा है, उसके साथ क्या चीजें की जा रही है। तो ये चीजें भी मैटर करती है। क्लियर? अगला है टीचिंग मेथड्स से। टीचिंग मेथड्स में हम देख लेते हैं, चलिए, तो टीचिंग मेथड्स में पहला क्वेश्चन ही आ गया कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का फोकस क्या होना चाहिए। आप मुझे बताइए कि अगर क्लासरूम आपका चाइल्ड सेंटर्ड है तो आप किस चीज पर फोकस कर रहे हो, किस चीज पर आप मेजरली फोकस कर रहे हो? टीचर पर, स्टूडेंट्स पर, बुक पर या एग्जाम पर? नहीं, हम स्टूडेंट पर फोकस करेंगे। यहाँ पे पहले ही ये बता रहा है कि चाइल्ड सेंटर्ड है। चाइल्ड सेंटर्ड मतलब हम स्टूडेंट पर फोकस करेंगे ना, हम किसी और चीज पर फोकस क्यों करेंगे? है कि नहीं है? क्योंकि हमें टीचर को नहीं पढ़ाना, हमें उस क्लास के बच्चों को पढ़ाना है। तो स्टूडेंट सेंटर्ड है यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड है। ओके, कंस्ट्रक्टिज्म का मतलब क्या होता है? आप मुझे बताइए कि इसका मतलब क्या हो जाता है? सब कुछ टीचर सब कुछ बताता है? नहीं, टीचर सब कुछ नहीं बताता। टीचर एक मार्गदर्शक है, टीचर एक गाइडर है, टीचर आपको रास्ता बताता है। टीचर को नहीं पढ़ना है बाबू, आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? स्टूडेंट खुद नॉलेज बनता है, क्लियर, नॉलेजेबल बनता है। ओके, केवल लेक्चर देना या फिर पनिशमेंट, देखिए स्टूडेंट खुद से सीखता है, आप उसे सिखाते हो, लाइक आप एक मार्गदर्शक हो, आप उसे गाइड करते हो कि नहीं बेटा ऐसे पढ़ाई करो, वैसे पढ़ाई करो, ये चीजें पढ़ो, इस टॉपिक से पढ़ो, इस मेथड से पढ़ो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है ना कि आप उसका एग्जामिनेशन पेपर लेके खुद से आंसर लिख देते हो। उस चीज को, उस क्राइटेरिया में, उस सिचुएशन में वो बच्चा खुद जाता है, आप उसकी हेल्प करते हो, आप उसको एक होता है एक थिंकिंग उसकी क्रिएट करते हो, उसका एक माइंडसेट वैसा बनाते हो, जिसके बाद क्या होता है कि बच्चा उस सिचुएशन में जाकर के भी सही आंसर्स करता है। तो टीचर एक गाइडर का काम करते हैं, आप गाइड करते हो। एक्टिव बेस्ड लर्निंग क्या है? एक्टिव बेस्ड लर्निंग क्या होती है? एक्टिव बेस्ड लर्निंग क्यों जरूरी है? ये इस बार के सीटेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपने सीटेट का एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा कि एक्टिव बेस्ड लर्निंग से क्वेश्चन आया था इस बार। इसका मतलब क्या हो जाएगा? पैसिव लर्निंग, प्रैक्टिकल एक्टिविटी, रोट लर्निंग या होमवर्क। देखिए हमेशा आप इसमें से अगर खुद भी आंसर सेलेक्ट करना चाहोगे तो सोच सकते हो। यहाँ पे पैसिव लर्निंग की बात कर रहे हैं, पैसिव लर्निंग सही है, हम एक्टिव लर्निंग की बातें करते हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग की बातें करते हैं, यानी कि आप करके दिखाओ करके दिखाओ, प्रैक्टिकल करो उस चीज का। ये आपने समझा दिया, कोई भी आप कोई डायग्राम बता रहे हो, आप कोई न्यूमेरिकल बता रहे हो, आप कुछ भी समझा रहे हो कि बेटा ऐसे से ऐसे होता है, लाइक जैसे आप एसएसटी पढ़ा रहे हो, मैं एसएसटी की टीचर हूँ इसलिए मैं एग्जांपल एसएसटी का दे देती हूँ। समझिए, अगर मैं एसएसटी पढ़ा रही हूँ, मैं डेमोक्रेसी पढ़ा रही हूँ बच्चे को, तो मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूंगी, उसे मैं प्रैक्टिकल करके कैसे दिखाऊंगी? मैंने ये तो बता दिया कि आपका अधिकार है वोट देना, बट वो इस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पा रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्लास को डिवाइड कर दे रही हूँ दो रूप में, यानी कि बॉयज गर्ल्स के क्राइटेरियाज में नहीं, मैंने क्लास को इस पर्पस से डिवाइड कर दिया और मैंने कहा कि जैसे 4-4 बेंच से एक बच्चा उठ के आएगा जिसे आप वोट करोगे, आप अपने क्राइटेरिया बेसिस पर। आप समझिए, मैं कह रही हूँ क्लास में आप भी अब टीचर बनेंगे तो आप इसको करके देखिएगा। सॉरी। तो अब जैसे मैंने एक तरह से उठा लिया सोहन, नेहा, मोहन और रीता। क्लियर? सॉरी, यहाँ पे मैंने उठा लिया। क्लियर? अब हम क्लास मॉनिटर का ही सिलेक्शन कर रहे हैं। ये जो 4 बच्चे आए वो
आपके क्लास के ही बच्चे हैं, पर इन्हें जैसे कुछ 20 बच्चे चाहते हैं कि मोहन बने, कुछ चाहते हैं रीता बने, कुछ चाहते हैं सोहन बने। अब क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि बेटा अब आप सब लोग एक बाउल रखिए आगे, ये एक्टिविटी है, ऐसा करना चाहिए क्लास में। आप क्या कह रहे हो, उस बच्चे को कह रहे हो कि आप एक चिट लाइए और सामने आप एक बॉक्स रखिए, कुछ भी बाउल रखिए, उसमें कहो कि आप इन चारों में से जिसको अपने लाइक आपका वो दोस्त है आप इसलिए वोट दे रहे हो, आपका वो काम करता है इसलिए वोट दे रहे हो, वो क्लास में जैसे आपकी हेल्प करता है आप इस क्राइटेरिया पर वोट दे रहे हो, मतलब वो आपका पर्सपेक्टिव है कि आपने इन चारों में से किसी एक को क्यों चुना। आप उस चिट पर उसका नाम लिखेंगे एंड उस बाउल में उस चिट को ले जाकर डाल देंगे। क्लियर। जब क्लास खत्म होगा तो मैं यानी कि यहाँ पे कौन, मैं क्या कर रही हूँ, अब यहाँ पे हम समझा रहे हैं कि बेटा देखिए जब वोट हो गया तो उसे काउंट कौन करता है, ये सब कुछ कंडक्ट कौन करा रहा है, ये इलेक्शन कमीशन करा रहा है। क्लियर। यानी कि आपका राइट है अपने मेंबर्स को अपने क्राइटेरिया के बेसिस पर सेलेक्ट करना। आपने किया, अब आप उसको उन्हीं में से किसी 2 बच्चे को उठा के बुलाइए और उनसे बोलिए कि बेटा उस चीट में से देखिए कि किसको सबसे ज्यादा वोट मिला है। अब समझिए कि किसी रीता को सबसे ज्यादा वोट मिला। क्लियर। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने उन्हें समझाया कि आपका इलेक्शन भी ऐसा ही होता है, आपका हक है, आपने किस बेसिस पर रीता को वोट दिया है। क्लियर। तो वो आप डिपेंड करता है, और मेजोरिटी कहाँ है, मतलब उस क्लास के सारे बच्चे उसे वोट क्यों करना चाहते हैं, सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। तो यही हमारी डेमोक्रेसी है कि हम सब लोग अपने बेसिस पर, वो हमारे अपने हैं नहीं है क्या है, आपने किस बेसिस पर किस क्राइटेरिया पर अपने नेता को वोट दिया है जो आगे जाके देश चलाएगा। यानी कि क्लासरूम में मॉनिटर बना। मॉनिटर इन द सेंस क्या हुआ कि अब कोई क्लास का मॉनिटर मतलब क्या, अगर क्लास में टीचर किसी भी कारण से बाहर गई है तो क्लास को कंट्रोल कौन करता है, मॉनिटर करता है। सबके नाम लिख के रखते हैं कि मैम इन्होंने बात की थी, ये लड़ाई कर रहे थे, ये चीटिंग कर रहे थे। तो ये उसे राइट कौन दे रहा है, ये उसे राइट आप दे रहे हो, आपने उसे सेलेक्ट करके भेजा है। क्लियर है। और जब वो उल्लंघन करता है तो आप किसको कहते हो कि मैम मॉनिटर ऐसा कर रहा था। अगर क्लास के सारे बच्चे ऐसा कहने लगे तो मैम मतलब जो क्लास की टीचर है वो क्या कहेंगी कि नहीं तुमने गलती की है तो मैं मॉनिटर बदल दूंगी। मॉनिटर बदल दूंगी क्या मतलब है, मैं फिर से इलेक्शन करा दूंगी। अगर आप इस तरीके से समझाते हो ना, ट्रस्ट में क्लास में बच्चों का एंगेजमेंट अच्छा होगा, बच्चे एंगेज होंगे, अच्छे से पढ़ेंगे एंड बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती है। सो ये मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस था। हम ऐसी ही चीजों को पढ़ाते हैं ताकि उन्हें एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ समझ आए। सो आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य क्या है। अब यहाँ पे समावेशी शिक्षा का मतलब क्या हो जाएगा। नॉर्मल, केवल नॉर्मल चिल्ड्रन को पढ़ाना नहीं भाई, हम किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हम वहां पे किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, तो ये नहीं होगा। जब भी ओनली केवल को तो मैं देखते ही बोलती हूँ कि इसको पहले कट करके हटाओ, इसको पढ़ो ही मत आगे। ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, हाँ ये सही हो जाएगा। हम सारे बच्चों को साथ रखेंगे, हम सबका समावेश करेंगे। समावेश इंक्लूसिव का मतलब ही हो गया हम वहां पे हम सबको इंक्लूड कर रहे हैं, हम किसी को भी निग्लेक्ट नहीं करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अगला, बेस्ट टीचिंग मेथड्स क्या है। बेस्ट टीचिंग मेथड्स कौन सा है। आप मुझे बताइए कि आप बहुत अच्छा लेक्चर देते हो और किसी को समझ ही नहीं आ रहा है, तो ये बेस्ट हुआ नहीं। तो रोड लर्निंग नहीं, फ्लेक्सिबल मेथड जिससे बच्चा सीखे, जिससे आप जिसे समझाना चाहते हो। मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप समझो। मैं क्लास में बहुत अच्छा बोल लेती हूँ पर किसी को समझ ही नहीं आता, तो कोई फायदा है आपके बोलने का नहीं। मैं कम बोल के मेथड्स के द्वारा, टीचिंग एप्टीट्यूड्स के द्वारा मैं उन्हें सिखा देती हूँ, ये फ्लेक्सिबिलिटी हुई। ऐसा नहीं है ना कि मैं बहुत दबंग हूं तो मैं क्या करूं, किसी को उससे पड़ी ही नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मेजर करती है आपके नेचर में, आपके क्लासरूम में, आपके बिहेवियर में, आपके टीचिंग स्किल्स में, आपके एप्टीट्यूड में, ये मैटर करता है। एंड आप जैसा सोचोगे ना वैसा ही आपका बिहेवियर होगा और आप आंसर्स भी वैसे ही करते हो। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप जो पढ़ रहे हैं ना उसे फील करिए। क्लासरूम एंड अगर हम क्लासरूम्स की बात करें, चलिए देखते हैं कि मोटिवेशन का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अब आप बताइए कि मोटिवेशन का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। यहाँ पे क्या हो सकता है मोटिवेशन का, रिवॉर्ड। हाँ चलिए रिवॉर्ड हो सकता है, बट पता है क्या है कि मोटिवेशन क्लास में देना चाहिए। एक हेल्दी मोटिवेशन आप बच्चे को दीजिए एंड एक हेल्दी कंपटीशन भी कराइए, पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एंड आप एक माइनर सी लाइन होती है किसी भी चीज में, मतलब किसी को ब्रूटली फोर्स करने में एंड उसे मोटिवेट करने में। तो आपको ये जो माइनर लाइन है उसका हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उसे मोटिवेट करिए, आप उसे प्राइजेस दीजिए, आप उसे इंटरनली मोटिवेट करिए, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें कितनी लिमिट्स में जानी चाहिए। डिसिप्लिन एंड मैनर्स क्या है, तो ये पॉजिटिव इन्वायरमेंट से है।
यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब है। लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? आप अगर क्लास में पढ़ा रहे हो तो आप खुद सोचो कि आपके क्लास का एनवायरनमेंट कैसा होगा। मैं कहती हूँ कि क्लास में बहुत अच्छी सी एसी लगी हुई हो, व्यवस्था हो, सारे बच्चे एकदम सोफा पर बैठे हुए हो, सबके फोन में, हाथों में आईफोन्स हो, एंड वो बहुत अच्छा पढ़ पाएंगे। तो एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा कर दिया मैंने, पर वो क्या पढ़ रहे हैं? नहीं। हमें एनवायरनमेंट चाहिए कैसा? सपोर्टिव। यानी कि हम जिस क्लासरूम में बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसके पास वहां वैसे संसाधन हो ताकि आप उसके मौसम के अकॉर्डिंग पढ़ा सके। इन्वायरमेंट मेजर करता है। अब ऐसा नहीं है कि आज गुरुकुल का जमाना है कि हम अपने क्लास के बच्चे को 9, 10, 11, 12 के बच्चों को लेकर के बैठ जाएंगे किसी पेड़ के नीचे और वहां पढ़ाने लगेंगे। इन्वायरमेंट मैटर करता है। बारिश आ जाएगी तो फिर हम कैसे पढ़ाएंगे? अभी आप समझिए कि हमारी जो सोसाइटी है वो धीरे धीरे मॉडर्न होती जा रही है, तो हमें भी बच्चे को उस तरह से पढ़ाना होगा, लाइक उसे एक्स्ट्रा एक्टिविटी पढ़ाना होगा, उसे एआई जनरेटेड चीजें सिखानी पड़ेंगी, क्योंकि टीचर की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सोसाइटी के साथ उस बच्चे को कनेक्ट करे। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन देखिए कि बच्चे की गलती पर क्या करें? आप क्या करोगे? उसे पुश करोगे, इग्नोर करोगे, गाइड करोगे? हम बच्चे को गाइड करेंगे। हम कभी भी उसे इग्नोर नहीं करेंगे, हम कभी भी उसे निग्लेक्ट नहीं करेंगे, हम कभी भी उसे पनिश्ड नहीं करेंगे। क्लियर? रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? अब ये पॉलो महोदय का है, एंड रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या हो जाएगा? पनिशमेंट करना नहीं। यहाँ पे हो जाएगा बच्चे के बिहेवियर में हम उसे रीइंफोर्स कर रहे हैं किसी कारण से, कोई भी है, अगर उसने गलती कर दी तो हम उसे रीइंफोर्स कर रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, फिर से करो, हो जाएगा। रीइंफोर्स दे रहे हैं उसे। क्लियर? चलिए असेसमेंट एवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो असेसमेंट में CCE ये बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा। आप पढ़ोगे, अगर आप बीएड कर रहे हो तो किया है, या फिर आपने डीएलएड किया है, बीटीसी के जो भी किया है आपने, आप देखोगे कि ये हमारे सिलेबस में था जब हम पढ़ाई करते थे। तो ये CCE यानी इसे तो हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब क्या है आप मुझे बताओ। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? एंड में करना, ड्यूरेशन में करना, बिफोर लर्निंग करना, कभी नहीं करना। इसका मतलब हो जाएगा ड्यूरिंग लर्निंग। हम जो पढ़ाते वक्त असेसमेंट करते हैं ना उसे फॉर्मेटिव कहते हैं, एंड जब हम पढ़ाने के बाद असेसमेंट करते हैं उसे हम समेटिव कहते हैं। क्लियर? ये तो किसी का गलत नहीं होगा। चलिए आ भी गया। समेटिव असेसमेंट क्या है? अब फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट नेक्स्ट क्लासेस में जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो गलत नहीं होना चाहिए, इसीलिए अब मैं कह रही हूँ कि ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए। समेटिव असेसमेंट क्या है? डेली टेस्ट लेना, फाइनल एग्जाम, होमवर्क या एक्टिविटी? इसका राइट आंसर है फाइनल एग्जाम। हम फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब है कि हम उसे डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर क्लास में बच्चे का देख रहे हैं कि हमने जो पढ़ाया उसे समझ भी आया कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉर्मेटिव। हम पढ़ाते पढ़ाते उससे कुछ क्वेश्चंस कर लिए, तो ये क्या हो गया? ये फॉर्मेटिव असेसमेंट्स हो गए। एंड हमने ईयर के लास्ट में पूरा ओवरऑल असेसमेंट किया एंड देखा कि बच्चा कहाँ वीक है, कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ उसकी स्ट्रेंथ है, कहाँ उसकी वीकनेसेस है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समेटिव असेसमेंट। क्लियर? CCE आ गया। अब इसका फॉर्मूला, फुल फॉर्म में बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को शामिल किया। आप इसका फुल फॉर्म याद रखोगे। क्लियर? कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन। असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? असेसमेंट का उद्देश्य क्या होता है? फेल कर देना। असेसमेंट मतलब आप किसी चीज को चेक कर रहे हो, उसका मतलब क्या? आप उसे फेल कर दोगे? नहीं, इम्प्रूव करना लर्निंग को। असेसमेंट का अर्थ होता है बच्चे की लर्निंग को इम्प्रूव करना। आप टीचर हो, आप देखोगे कि बच्चा क्या गलत किया है, क्यों उसके मार्क्स कटे हैं। क्लियर? एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आप बच्चे को का जजमेंट कर रहे हो ना, और ऐसा नहीं है कि आप एकदम अलग ही जजमेंट कर दोगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेशल एजुकेशन एंड हम अगर उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर फोकस करेंगे तो हम बच्चे को एक बहुत अच्छा लर्निंग सिखा सकते हैं। स्लो लर्नर को कैसे पढ़ाएं आपके क्लास में? अच्छा चलिए फास्ट लर्नर के बारे में तो बात कर ले। स्लो लर्नर को कैसे पढ़ाएं? इग्नोर करके नहीं, एक्स्ट्रा सपोर्ट करके हो सकता है, पनिश करके नहीं भाई, हम ये सब नहीं करेंगे। हम बी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे एंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्स्ट्रा सपोर्ट देंगे। हम एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे, उस बच्चे की एक्स्ट्रा क्लास लगा करके पढ़ेंगे, उनके पेरेंट्स से बात करेंगे कि वो घर जाने के बाद क्या करता है। देखिए खेलना जरूरी है, बच्चे खेलेंगे, सोशली इंटरेक्ट करेंगे, अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, बट हमें ये भी देखना होगा कि वो और क्या कर रहा है। क्लियर?
स्पेशल नीड चाइल्ड के लिए क्या जरूरी है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जिन्हें स्पेशल नीड होती है, लाइक वो किसी अलग मतलब लाइक जैसे आपको उन्हें सपोर्ट करना पड़ता है, तो हम उन्हें क्या करेंगे, हम उन्हें इंडिविजुअल लर्निंग करेंगे, हम उन्हें सेम मेथड से पढ़ाएंगे, पनिशमेंट करेंगे नहीं। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ साथ हमें ऐसे बच्चे पर भी ध्यान देना है। अब आप समझो कि आप कह रहे हो कि हम सबको साथ पढ़ा देंगे, ठीक है, अच्छी बात है, बट कोई बच्चा ऐसा है जो पैरों से नहीं चल पाता, तो हमें उसके लिए व्हील चेयर का इंतजाम करना पड़ेगा। और हम अपने क्लास का क्राइटेरिया ऐसा रखेंगे, क्लास का एनवायरमेंट ऐसा रखेंगे जहां पे नॉर्मल बच्चे के साथ वो बच्चा भी अपने व्हील चेयर के साथ उस क्लास में एंटर कर जाए। हम वैसा स्टेयर्स वहां पे बनाएंगे। क्लियर। तो ये क्या हो गया कि हम उसे मूल धारा में ला रहे हैं, पर उसके जो अंदर कमियां हैं वो हम उसे कभी नहीं बता रहे हैं कि बेटा तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है, तुम घर पे पढ़ो। नहीं, आप भी सोसाइटी का हो, आपकी ही सोसाइटी है, तो आपको भी यहाँ पे आके अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना है। क्लियर। इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर की क्या भूमिका होती है। आप मुझे बताओ कि अगर आपका क्लासरूम इंक्लूसिव है तो आपकी क्या भूमिका है, आप वहां पे क्या कर रहे हो। आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप वहां पे फैकल्टी की तरफ काम कर रहे हो, अथॉरिटी के नहीं। हम वहां पे उसके मार्गदर्शक हैं, हम उसके गाइडर हैं। क्लियर। हम वहां पे ऐसा नहीं कि आप खड़े हो कि नहीं मैं तो टीचर हूं, तुम लोग खुद से करो, नहीं, ये नहीं होता। लर्निंग डिसेबिलिटी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। लर्निंग डिसेबिलिटी अगर किसी, अच्छा मैं कल कोशिश करती हूँ कि एक ऐसी क्लास ले लूं जिसमें सारे के सारे डिसेबिलिटीज से क्वेश्चन हो, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस बार जो जुलाई में सीटेट होने वाला है, मैं कोशिश करूंगी कि एक भी पॉइंट्स ना छोड़ूं। इससे पहले भी मैंने सारे के सारे क्लासेस कंप्लीट कराए थे एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करके। क्लियर। और इस बार भी मैं वही कोशिश करूंगी। क्लियर है। लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब हो जाएगा डिसलेक्सिया से, जिस बच्चे को लर्न करने में, पढ़ने में दिक्कत आ रहा हो तो उसे क्या है, उसे डिसलेक्सिया है। क्लियर। और लास्ट, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि सीटेट में सीडीपी का मेन फोकस क्या है। अगर आप सीटेट में सीडीपी पढ़ते हो, यानी कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पढ़ रहे हो, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, उसका क्या मतलब है, क्यों आपसे पढ़ाया जा रहा है ये। इसका मतलब क्या है, रोट लर्निंग को प्रमोट करना नहीं, चिल्ड्रन यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी पर फोकस करना, चाइल्ड के डेवलपमेंट पर फोकस करना। यहाँ पे लर्निंग नहीं होगा, केवल सब्जेक्ट नहीं होगा, ओनली एग्जाम नहीं होगा। हम बच्चे के ओवरऑल असेसमेंट पर ध्यान देंगे, हम उसके मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, उसके बाद उसका मोरल डेवलपमेंट, सारी सोशली डेवलपमेंट, उसके सारे के सारे ग्रोथ पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे हमें सीडीपी पढ़ाने का मतलब, आपको सीडीपी पढ़ाने का मतलब ये है कि आप देखो कि किस एज का बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, उसकी मेंटल कंडीशन क्या है, उसकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, उसका आईक्यू कितना बैठ रहा है, वो कितना कैप्चर कर रहा है उस समय। इसलिए आपको पढ़ाया जाता है कि किस एज में किस बच्चे का कितना विकास हुआ है, उसकी मेंटल पावर कितनी है, वो कितना सुन सकता है, वो किस मेथड्स के साथ सीख सकता है। जब तक हम इस तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, अपने क्लासरूम में अपने क्लास के बच्चों पर ऐसे काम नहीं करेंगे, तब तक आप सिर्फ पढ़ाओगे, आओगे और चले जाओगे, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। और हम ऐसा नहीं कह रहे, आपको अगर एक अच्छा टीचर बनना है तो आपको इन सारी चीजों पर काम करना पड़ेगा। इसलिए आपके सिलेबस में सीडीपी रखा जाता है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। जब हम लोग पढ़ते थे तो CC1 हुआ करता था। तो ये सारी की सारी चीजें आपको इसलिए सिखाया जा रहा है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपका माइंड सेट वैसा हो और आप क्लास में जब टीचर बन के जाए तो आप वैसे काम करें। क्लियर है। सो होप आपको क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास में बस इतना ही। हमने 30 क्वेश्चंस पढ़े हैं और हमने ये भी देखा कि किस टाइप के क्वेश्चंस सीटेट बार बार पूछ रहा है। एंड अभी आपके पास टाइम है तो आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस में डेली बेसिस पर आपको कराऊंगी और अभी मैं टॉपिक वाइज चीजों को लेकर आ रही हूँ, तो आप इस वीडियो को उन्हें भी सजेस्ट करिए जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।